नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था, आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान PLI योजना से की। जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। PLI स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है।
और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज MT सिबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज MV लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। 2 ships which are foreign flagged. 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है। We are in touch with the authorities that are concerned in this. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने $20 अरब मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले 2 छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया, जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातू मार्ग जाम कर दिया। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है। इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है, लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुस्या नदिया का जलस्तर घट रहा है, लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर है और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिसा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिसा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई हैं। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु PS की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टलफेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।